हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन अनफोल्डिंग टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन लो वन लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन सीरीज। इस पूरा सीरीज में हम लोग एक लेक्चर में एक लो को उठाएंगे, उसका क्लियरिटी लेंगे, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस लॉ, ये सारी बातें करेंगे और बहुत छोटे और आसान भाषा में छोटे वीडियोस पे, बहुत ज्यादा इलाबोरेट करने नहीं जाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन होगी। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं शुरू करता हूं पहला लेक्चर, ओम्स लॉ, द बेसिक फंडामेंटल लॉ। सब लोग जानते हैं और ओम्स लॉ बोलने से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो क्या ओम्स लॉ सिर्फ V इक्वल टू आई इंटू आर में सीमित है? और हमको यह समझना पड़ेगा कि टीचर्स हमेशा एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट PSU एग्जाम्स होते हैं, वहां पे ओम्स लॉ को यूज करके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रैप बनाते हैं जहां पे स्टूडेंट फंसते हैं। वो ट्रैप्स क्या होते हैं? तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट PSU एग्जाम्स और इफ यू आर a student, electrical instrumentation electronic student, then this series is going to be very helpful for you. तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करो, क्योंकि अगर आप लोगों का प्यार हमको नहीं मिलता है तो हमारा मोटिवेशन नहीं रहता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट पे बताओ कि हाँ सर, दिस इज वेरी हेल्पफुल। तो शुरू करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज ओम्स लॉ? वो सबको पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across any resistance or across any load, provided the resistance of that load remains constant. रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना जरूरी है। पकड़ लो, मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया और उसमें एक लोड लगा दिया, रेजिस्टिव लोड, एंड क्या होगा यहाँ पे? जैसे ही वोल्टेज भी अप्लाई करेंगे, वोल्टेज भी अप्लाई करने से रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होगा? एक करंट पास करेगा, एक करंट पास करेगा। और वो जो करंट होगा कैसे होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो क्या ये हमेशा वैलिड है? किसी भी एलिमेंट पे वैलिड है? डेफिनेटली नहीं, हर जगह पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। तो ओम्स लॉ कब वैलिड होता है? ओम्स लॉ का वैलिड होने के लिए प्राइमरी कंडीशन जो रखा गया है वो क्या है? ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है एलिमेंट का तो फिर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। नाउ व्हाई दिस? टेम्परेचर के साथ करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, क्या मतलब बनता है उसका? तो टेम्परेचर के साथ अगर आपका करंट वेरी कर रहा है तो उसका क्या मतलब बनता है? चलो देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सी, सी, Ohm's law is V is equal to I into R. Now V proportional, करंट कब प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के? जब मेरा R कांस्टेंट होगा, है ना? when resistance is constant। और रेजिस्टेंस कांस्टेंट कब होगा? जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर के बढ़ने से हमेशा रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता है। अगर वो एक कंडक्टर है तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इंसुलेटर है तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, अगर सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है। किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। इसीलिए बोला गया है ओम्स लॉ में कि टेम्परेचर का कांस्टेंट होना जरूरी है, तब जाके वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सो दिस इज व्हाट आवर ओम्स लॉ इज। ना हम बात करते हैं कि भाई ओम्स लॉ क्या क्या चीजों पे वैलिड है, क्या क्या चीजों पे वैलिड है। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर नंबर 1, लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क। अब दूसरा पॉइंट आ गया, क्या? लीनियर नेटवर्क होना पड़ेगा। अगर नेटवर्क की बात करते हैं, एलिमेंट की नहीं, नेटवर्क की बात करें तो वो एक लीनियर नेटवर्क होना चाहिए, बाइलेटरल होना चाहिए, यूनिलेटरल नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं होना चाहिए। सेमीकंडक्टर रहेगा तो वो लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क नहीं होगा। बाइलेटरल जैसे डायड, डायड हुआ तो वो आपका
नॉन लीनियर एलिमेंट है, ठीक है। सो कोई भी सर्किट जो लीनियर है और बाइलेटरल है, ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट्स पे ओम्स लॉ वैलिड है। फिर क्या है, ओनली फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स एंड ओमिक एलिमेंट्स। मेटेलिक कंडक्टर पे, ओमिक एलिमेंट पे, ओमिक एलिमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जिसपे ओम्स लॉ वैलिड है। तो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जिसपे ओम्स लॉ वैलिड है उसी को ओमिक एलिमेंट बोल रहे हैं। तो आपके मन में सवाल आएगा ओमिक एलिमेंट क्या है, आते हैं उसमें। फिर आते हैं कि भाई ओम्स लॉ नॉन वैलिड या फिर इनवैलिड कहाँ पे है, नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर यूनिलेटरल नेटवर्क और एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स वो सारे एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। तो ऑन सोर्सेस, देन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक योर डायोड, जेनर डायोड, बीजेटी एक्सेट्रा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स है ये सारे। फिर आपके गैस ट्यूब्स, थायरेट्रन, गैस डायोड्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम डायोड, वैक्यूम ट्रायड, वैक्यूम पेंटोड। तो कोई भी ट्यूब एलिमेंट्स है ना, ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। टेम्परेचर सेंसिटिव एलिमेंट्स लाइक योर इलेक्ट्रिक बल्ब और आर्क लैम्प। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या बोलते हैं हम लोग, पावर फैक्टर इज ऑलमोस्ट 1। तो पावर फैक्टर 1 का मतलब ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। तो आर्क लैम्प पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। और नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स लाइक योर सिलिकॉन कार्बाइड, नॉन ओमिक एलिमेंट्स, तो जितने सारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। Am I clear everyone? So I believe आप लोगों को ओम्स लॉ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ। आपके लिए एक सवाल है, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर में ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं? तो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटे में रखेंगे और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे इस पूरे सीरीज में। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो कमेंट में ये बताइए, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर पे ओम्स लॉ वैलिड है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।